Hello students, welcome back to our channel. Again we are here with the new questions of JEE Mains. I hope you are doing well in your preparation. So in today's lecture we are discussing about some most important JEE question related to chapter number 2 atomic structure class 11th. I hope कि जो मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। और चैप्टर नंबर फर्स्ट जो क्लास 11th का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे, ठीक है, वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप पहले उसको देखिए, देन उसके बाद आप ये चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस करने का ट्राई करिए, ठीक है, जो कि जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। और उसके पीछे जो भी कॉन्सेप्ट होगा आपको इस लेक्चर में समझाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अल्फा, देन डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। तो बच्चों मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है कि मेरे पास हाइड्रोजन एटम है और उसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, जो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर मैं उसकी रेडियस जो है दे दूं, अल्फा नॉट दे रखी है, ठीक है, मेरी जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है वो अल्फा नॉट दे रखी है। तो मुझसे पूछा है कि डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज इन थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो मुझसे पूछा है कि वो क्या होगी, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय के अकॉर्डिंग क्या बोला था? उसने बोला था कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एज अ क्या वेव नेचर शो करेगा, एज अ वेव की तरह उसको देखा जाएगा। तो उस वेव से जो वेवलेंथ निकल रही होगी, तो उस चीज को रिलेट किया था उसने किसकी? उस ऑर्बिट के सरकमफेरेंस से। तो क्या बोला था डी ब्रॉय ने? उसने बोला था कि जो सरकमफेरेंस होगा आर एन, ठीक है, जब nth ऑर्बिट में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उस nth ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होगा वो बराबर होगा किसके? उस ऑर्बिट के नंबर के, और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उस वेव लेंथ से जो इलेक्ट्रॉन की होगी, ठीक है, जब वो एज अ वेव की तरह नेचर शो कर रहा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन दिया था मेरे पास किसी ने? डी ब्रॉय ने बोला था। अब देखो आर एन क्या है यहाँ पर? ये है रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन nth, ठीक है, ऑर्बिट की nth ऑर्बिट की रेडियस है। और यहाँ पर n क्या है मेरे पास? ऑर्बिट नंबर हो गया, कि जिस ऑर्बिट में मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये ऑर्बिट नंबर हो गया। और यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा मेरे पास है यहाँ डी ब्रॉय वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ है ये, और यही मेरे को निकालनी है, ठीक है ना, ये मेरे को निकालनी है। अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, मेरे पास जो nth ऑर्बिट की जो रेडियस निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ? ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड से, ये फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास एंगस्ट्रॉम में आती है निकल के, ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मूला है, ठीक है, nth ऑर्बिट वो रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ए नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है? अल्फा नॉट दे रखी है, जो कि मेरे पास किसके बराबर होती है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम, ठीक है, एच एटम के लिए ए नॉट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है, और जो कितनी दे रखी है? अल्फा नॉट दे रखी है। तो इस चीज को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ ना, ठीक है, तो यहाँ मैं यूज कर सकता हूँ। तो देखो टू पाई आर नॉट की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू क्या? अल्फा नॉट, तो अल्फा नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो देखो एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा ये, और जेड की वैल्यू क्या होती है? एच एटम के लिए 1 होती है। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या बनेगा? ये मेरे पास बनेगा 2 पाई अल्फा नॉट इंटू एन इक्वल टू लैम्डा। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मेरे क्वेश्चन में एन की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है, तो मैं एन की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो लैम्डा मेरे पास कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 पाई अल्फा नॉट इंटू कितना हो जाएगा? 3 एन की वैल्यू। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा वो लैम्डा कितना आया? वो आ जाएगा मेरे पास 6 पाई अल्फा नॉट, ठीक है। तो यही मेरे पास क्या निकल गया कि डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ मेरी 6 पाई अल्फा नॉट होगी जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन
कहाँ रिवॉल्व कर रहा होगा, थर्ड ऑर्बिट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं करने का। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब मेरे को इस क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर मेरे पास कोई वेव फंक्शन दे रखा है मेरे को 2s ऑर्बिटल के लिए, उसकी वैल्यू ये रही। तो मुझसे पूछा है अगर मेरे को r इक्वल्स टू आर नोट पर एक रेडियल नोड मिलता है, तो मेरे को आर नोट को किसकी टर्म में लिखना है, ए नोट की टर्म में लिखना है। तो देखो बच्चों, इस चीज को देख के घबराना मत, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मेरे को वेव फंक्शन दे रखा है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल के मेरे पास वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, साई साई 2s 1/2√2 पाई, ठीक है, और 1/a0 की पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2 - r/a0, ठीक है, r/a0 e की पावर -r/2a0। तो देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास ये वेव फंक्शन दे रखा है, ठीक है, 2s ऑर्बिटल का। तो देखो अब मेरे को पूछा है कि रेडियल नोड कैसे निकालूंगा। तो रेडियल नोड निकालने की कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर नोड, नोड की कंडीशन क्या होती है मेरे पास, यानी कि मैं क्या कर दूं यहाँ पे शाई 2s का अगर मैं मॉड लेता हूँ और उसका स्क्वायर कर देता हूँ, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये मेरे पास कंडीशन होती है किसकी, नोड की। तो मैं यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, तो मैंने इसका स्क्वायर किया, तो शाई स्क्वायर 2s और मैं मॉड लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 1/a0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - r/a0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर -r/a0 हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये आया फाइनल एक्सप्रेशन। और मेरे को नोड निकालना है, तो नोड निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि इसको मेरे को जीरो की बराबर पुट करना पड़ेगा, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये वाली टर्म मेरी जीरो हो नहीं सकती, ये कांस्टेंट है, और ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो कि जीरो हो नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल चीज को जीरो बनने के लिए किसको जीरो रखना पड़ेगा, मेरे को इसको जीरो रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से रख सकता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 2 - r/a0 का स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 - r/a0, और मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a0 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो नोड रेडियल नोड मिलेगा, वो मेरे को कहाँ पर मिलेगा, 2a0 पर मिलेगा जाके। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2a0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों पहले आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार करने का ट्राई करिए। देन अगर आपको समझ नहीं आता, तो आप सॉल्यूशन, मेरे सॉल्यूशन देख सकते हैं इसको समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने। तो देखो इस बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स ऑफ इन 4p ऑर्बिटल रिस्पेक्टिवली आर। मतलब कि मेरे पास क्या दे रखा है, ये मेरे पास 4p ऑर्बिटल दे रखी है, ठीक है। मेरे पास क्या दे रखा है, 4p ऑर्बिटल दे रखी है, और मेरे को यहाँ से क्या निकालना है, मेरे को यहाँ से दो चीज निकालने के लिए बोली है, क्या कि इसके अंदर मेरे पास रेडियल नोड कितने हैं, ठीक है। मेरे पास रेडियल नोड्स पूछे हैं कि मेरे पास रेडियल नोड्स कितने हैं, और मेरे को क्या पूछा है, इसमें पूछा है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास कितने हैं, ठीक है ना। मेरे पास ये दो क्वेश्चंस पूछे हैं इससे। तो देखो मेरे पास अगर p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल के लिए मेरे पास l की वैल्यू कितनी होती है, मेरे पास 1 हो जाएगी l की वैल्यू, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर p ऑर्बिटल का कितना होता है, 1 होता है। और मैं अगर रेडियल नोड निकालता हूँ, तो रेडियल नोड का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो कितना होता है, n - l - 1 होता है। और जो मेरे पास एंगुलर नोड होता है,
अगर मेरे को एंगुलर नोड निकालने होंगे तो एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो एल के बराबर होता है, यानी एंगुलर नोड उतने ही होंगे जितने की मेरे पास एल की वैल्यू होगी, ठीक है। और टोटल अगर मेरे पास टोटल अगर मेरे को नोड्स निकालने हैं, ठीक है, नोड्स मेरे पास टोटल निकालने हैं, तो वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल नोड, ठीक है, रेडियल नोड्स हो जाएंगे, प्लस मेरे पास किसके प्लस हो जाएंगे एंगुलर नोड्स, ठीक है। इन दोनों का मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नोड आएंगे निकल के। तो टोटल नोड को कैसे निकालूं, तो एन माइनस एल माइनस वन माइनस एल वो प्लस एल कर दूंगा। तो देखो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकता हूँ। तो मुझसे पूछा क्या, रेडियल नोड पूछा है, तो रेडियल नोड को मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो रेडियल नोड निकालने के लिए रेडियल नोट्स निकालने के लिए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एन की वैल्यू 4। देखो यहाँ पर ये जो दे रखी है एन की वैल्यू 4 दे रखी है, तो एन की वैल्यू मैंने 4 पुट की, माइनस एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है, और माइनस 1, यानी कि मेरे पास कितने आ गए रेडियल नोट, 2 रेडियल नोट निकल के आ गए। अब मेरे को टोटल नोट्स निकालने हैं, टोटल नोट्स मेरे को निकालने हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, एन माइनस वन होती है। तो एन की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस वन कर दूं कितना आ गया 3 आ गया। यानी मेरे पास रेडियल नोट कितने निकल के आए, तो रेडियल नोट निकल के आए मेरे पास 2, और मेरे पास टोटल नोट कितने निकल के आए, वो आए मेरे पास निकल के 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है, फिर मैं कराता हूँ। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें मेरे पास दे रखा है कि मेरे को दे रखा है कि जो शॉर्टेस्ट वेव लेंथ है हाइड्रोजन एटम की, अगर लाइमन सीरीज में वो अल्फा दे रखी है, तो मेरे को लॉन्गेस्ट वेव लेंथ निकालनी है बाल्मर सीरीज की, किसके लिए, एच ई प्लस आइंस के लिए निकालनी है, ठीक है। तो मेरे पास क्या दे रखा है, फॉर एच एटम, फॉर एच एटम हाइड्रोजन एटम के लिए मेरे पास जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो दे रखी है, शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इन किस में लाइमन सीरीज के अंदर दे रखी है, लाइमन सीरीज के अंदर, ठीक है, लाइमन सीरीज के अंदर कितने दे रखी है, लैम्डा दे रखी है। तो देखो बच्चों अब मुझसे पूछा क्या है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछिए मुझसे, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज फॉर एच ई प्लस के लिए, एच ई प्लस के लिए मेरे को पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर सीरीज के अंदर कितनी होगी इसकी। तो बच्चों देखो अब मेरे पास रिडबर्ग फॉर्मूला है, क्या है मेरे पास, रिडबर्ग फॉर्मूला है। तो मेरे पास रिडबर्ग फॉर्मूला क्या बोलता है, वो बोलता है कि ये मेरे पास बोलता है कि 1/लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस चीज़ के लिए सॉल्व करता हूँ पहले, ठीक है। अब मेरे को बोल रखा है, अब देखो लाइमन सीरीज के लिए अगर मैं बात करूँ, लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है, एन वन की वैल्यू कितनी होती है, एन वन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, एन वन की वैल्यू कितनी होती है। और अगर मेरे को यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखनी है, तो देखो एनर्जी लेवल कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे एनर्जी लेवल। तो एन वन इक्वल्स टू 1 होगा, देन मेरे पास क्या होगा, एन टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन मेरे पास क्या होगा, एन थ्री इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं ऊपर की तरफ बढ़ता रहूंगा ना, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखो देखो अब बच्चों क्या होता है, अब मुझसे पूछिए यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मेरे को यहाँ से कहाँ से मिलेगी, वहां से मिलेगी, यहाँ पर मेरे पास एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, जहाँ एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो वहां पर मेरे पास शॉर्टेज वेवलेंथ होगी। यानी कि अगर मैं इन्फिनिटी पे जो मेरे पास एनर्जी लेवल होगा और जो ग्राउंड लेवल है अलाइनमेंट सीरीज की, अगर उनका मैं डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है, उनका मैं डिफरेंस निकालूंगा, तो वहां पर मेरे पास एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर मेरे पास ज़्यादा होगा तो यहाँ पर लैम्डा क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर ही मेरे पास कहाँ मिलेगी, शॉर्टेज वेवलेंथ। तो शॉर्टेज वेवलेंथ लेने के लिए लाइमन सीरीज के अंदर एन वन की वैल्यू 1 होनी चाहिए और एन टू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से शॉर्टेज वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी,
मैं हाइड्रोजन एटम के लिए लगा रहा हूँ अभी, तो 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/λ को आर जेड स्क्वायर आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अभी लाइमन सीरीज के लिए लगा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने 1/λ हो जाएगी, आर की वैल्यू मैं ऐसी लिखा रहा हूँ, और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लाइमन सीरीज में मैं निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, और शॉर्टेड वेवलेंथ, तो एन की वैल्यू n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, स्क्वायर कर दूँ 1/∞ का स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ से मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास 1/r हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या आ गया निकल के, ये मेरे पास निकल के आ गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वेवलेंथ फॉर एच एटम इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। ठीक है ना। अब यही फॉर्मूला मैं किसके लिए पुट करूंगा, जब मेरे को लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी होगी बाल्मर सीरीज के अंदर, किसके लिए, एच ई प्लस के लिए, तो मैं वहां पर भी सेम फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको रफ किया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है अब क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के अंदर फॉर एच ई प्लस के लिए। अब देखो मैंने अभी क्या निकाला था, लैम्डा जो निकाली थी मैंने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हाइड्रोजन के लिए, ये आई थी। ठीक है, ये क्या था मेरे पास, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी। ठीक है, इन लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है, फॉर एच एटम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रेडवा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बाल्मर सीरीज की बात करूँ, तो बाल्मर सीरीज के लिए, ठीक है, फॉर बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है मेरे पास। ठीक है, और अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मैं एनर्जी लेवल बनाता हूँ, n1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगी वॉल्यूम सीरीज के लिए, और यहाँ पर मेरे पास n2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और n4 कितना हो जाएगा मेरे पास, n3 कितना हो जाएगा, 4। तो इसी तरीके से मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों मेरे को निकालनी है लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट निकालने के देखो, जहाँ एनर्जी का गैप जिस एनर्जी लेवल में कम होगा वो वहीं तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, यानी कि जब मेरे पास ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा होगा, जब एनर्जी लेवल 3 यानी n2 से जब n1 में मेरे पास ट्रांजिशन हो रहा होगा, तब मेरे पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू तो 2 होगी, बार के लिए n2 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी मेरे पास। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो 1/λ। ठीक है, मैं इसको लैम्डा डैश बोल लूँ। ठीक है, मैं इसको लैम्डा डैश बोल लेता हूँ, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर, आर की वैल्यू ऐसे रहे। अब जेड एच ई के लिए कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पर मैंने ये रख दिया, और यहाँ पर n1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4r, यहाँ से करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पर आएगा 1/λ डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r। यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम जाके ऊपर कितना बनेगा, 5/36 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ से कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 से जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आगे बना इक्वल्स टू, तो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9/5r आ जाएगा। और देखो 1/r की वैल्यू कितनी दे रखी है, लैम्डा दे रखी है, तो मैं यहाँ से ये पुट कर सकता हूँ कि 9 λ/5। तो जो लॉन्गेस्ट, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी बाल्मर सीरीज के अंदर, किसके लिए, एच ई प्लस के लिए, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 λ/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 9 λ/5। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना नया क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें पूछा है द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू बी 3.87 बोर मैग्नेटम द मेटल आयन इज। इसमें क्या दे रखा है, इसमें मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन, ठीक है, मेटल कंपाउंड, मेटल कंपाउंड का, ठीक है, वो कितना दे रखा है मेरे पास, वो मेरे पास दे रखा है 3.87 bm, ठीक है। और मेरे पास पता है मेरे को फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे पास इक्वल्स टू अंडर रूट n+2 bm, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या होता है, यहाँ होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर मेरे पास अब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, यानी कि अंडर रूट n+2 bm इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3.87 bm। इससे ये कैंसिल हो जाएगी यूनिट से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस अंडर रूट को मैं यहाँ स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो n × n+2 किसके बराबर आ जाएगा, 3.87 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा ना बच्चों, तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, ये 15 के बराबर आएगा। तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा n+2 इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। और मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ n × n+2 इक्वल्स टू 3 × 5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि अगर जिस भी मेरे पास जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड दे रखा है, अगर उस कंपाउंड के अंदर जो मेटल आयन है उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 3। तो इन सब में से हम चेक कर लेंगे, जिसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 होंगे वही में हमारा आंसर होगा। तो चेक करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया। तो देखो बच्चों, पहला जो है मेरे पास, पहला जो आयन दे रखा है मेरे पास वो दे रखा है Ti2+, ठीक है। अब देखो टाइटेनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। और अगर मैंने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s0 3D क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ वनेडियम का 2+ का, इसका कितना होता है, 23 होता है। तो यहाँ से मैं देखूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 4s0 हो जाएगा, और 3D कितना हो जाएगा, 3। तो देखो मेरे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए वो कितने आ गए, यहाँ से 3 आ गए, यानी n की वैल्यू मेरे को मिल गई 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार हम ऑप्शन नंबर और भी करेक्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मेरे पास क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहाँ हो जाएगा 4s, यहाँ वन, यहाँ पर 1 होता था ना, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, और 3D 5 होता था ना, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर नंबर n की वैल्यू कितने आ जाएगी, 4। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है, और यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, 2 है हमारे पास, ठीक है। और एक और जो लास्ट ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं, Mn2+, तो इसका कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ से भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, ठीक है, 4s0 और 3d 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो देखो हमसे क्या पूछा था, अब देखो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, इस इतना मैग्नेटिक मूवमेंट आने के लिए किसी मेटल ट्रांजिशन मेटल आयन का, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी वनेडियम 2+ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।